वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। इस चैनल में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बीएसएससी के मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। और ये जो बीएसएससी का मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, ये आपको जितने भी कॉमन एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे फिर या बिहार एसआई ले लीजिए, जितना भी कॉमन एग्ज़ाम होता है, जो भी कॉमन एग्ज़ाम होता है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लीजिए, ये सभी के लिए ये जो बीएसएससी प्रैक्टिस सेट होता है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इस चैनल पे चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग भी पढ़ते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है वो मैथ और रीजनिंग पढ़ चुके हैं, तो उनको फास्ट रिवीजन के लिए बीच बीच में समय समय पे रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का भी पढ़ाया जाता है। तो यानी इतना कुछ ये इस चैनल पे हम लोग सीखते हैं। तो जितने भी लोग हैं सो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, जो एक बार अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आज के बीएसएससी मैथ का जो सेट 6 होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 0.65 गुने 0.65 प्लस 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.70 गुने 0.65। इन इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं 0.65 का स्क्वायर, 65 गुने 65 को क्या लिख सकते हैं 0.65 का स्क्वायर, प्लस ये 0.35 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 0.70 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 0.35 यानी 35 गुना 70 होता है, तो 2 गुने 0.35 गुने 0.65। तो ये जो चीज़ है ये अगर मान चले 0.65 को ए मानेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये 0.35 को बी मानेंगे तो ये बी स्क्वायर, और ये 2 और ये ए बी माने थे और ये ए माने थे। यानी ये चीज़ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी ए के बदले में हम लोग क्या माने थे 0.65 और बी के बदले में माने थे 0.35। इस दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.65 और 35 जोड़ेंगे तो 100, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो अगर मान चले 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे 4, 5 और 6 का। तो 4, 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा। यानी जो संख्या 60 से कटेगा वो संख्या 4, 5 और 6 तीनों से कटेगा। तो हम ये पता कर लेंगे 400 और 800 के बीच में कितना ऐसा संख्या 60 से कटेगा, यानी जितना संख्या 60 से कटेगा वो संख्या 4, 5 और 6 तीनों से कटेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 से लेकर 800 तक में 60 से कटने वाला कितना संख्या वो निकाल लेते हैं, यानी 800 बट्टा 60, यानी ये लगभग कितना बार में कटेगा 12 छक्के 72, यानी 12 बार में लगभग कट जाएगा, यानी सॉरी 13 छक्के 78, 13 बार में लगभग कट जाएगा। 1 से लेकर 800 तक में 60 से कटने वाला 13 संख्या है, यानी अप्रॉक्स में ले लेना है। लेकिन हमें 400 से 800 चाहिए, तो हम क्या करते 1 से लेकर 400 तक में 60 से कटने वाला कितना संख्या वो निकाल लेते हैं। तो 400 बट्टा 60 यानी 6 छक्के 36, यानी 7 बार में लगाएंगे तो 6 7 42, 420 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना है, हमें कम ही लेना है। अब हम यहाँ से इजीली सवाल को बना सकते हैं। जब 1 से लेकर 800 तक में 60 से कटने वाला 13 संख्या है और 1 से लेकर 400 तक में 60 से कटने वाला 6 संख्या है, तो 400 से 800 के बीच में 60 से कटने वाला कितना संख्या होगा 13 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो कितना जाएगा 7, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 7 हो जाएगा। ठीक है। यानी 1 से लेकर 800 तक में अगर हम 1 से लेकर 400 तक का माइनस कर देंगे तो 400 से लेकर 800 तक का आ जाएगा। तो वही हमें निकालना था 400 से लेकर 800 तक में कितना ऐसा संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो कितना संख्या आ गया 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि दो संख्या का योग a है और गुणनफल b है, तो हम दो संख्या x y मान लेते हैं, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। तो अगर दोनों का योग निकालेंगे तो x प्लस y हो जाएगा, और योग कितना दिया गया a, और गुणनफल b है यानी x गुने y कितना दिया गया है b। तो हमें क्या निकालना है उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x
और वाई का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, यानी उसके व्युत्क्रम का योग निकालना था, यानी ये मान हमें निकालना था। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो ये y उधर और x इधर आएगा, तो यानी ऊपर x प्लस वाई बन जाएगा। और x प्लस वाई हमें पता है a है, और x इंटू वाई हमें पता है b है। इन इस सवाल का जो आंसर होगा a/b, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 160 छात्रों के लिए एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। इस सवाल को हम लोग m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2, ये फार्मूला पे हम इस सवाल को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला बार कितना आदमी है, 160 छात्र हैं, 160 m1 गुने कितना दिन खा रहा है ये लोग, 10 दिन तक खा रहे हैं, तो गुने 10 d1 10 इजिकल टू 40 छात्र और आ जाएंगे तो टोटल 200 छात्र आ जाएंगे। और ये कितना दिन तक खाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक दिन तक ये लोग उस खाद्य सामग्री को चलाएंगे, तो यानी d2 के बदले में x आ जाएगा। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो, और ये 2 से कितने बार में, 8 बार में, यानी जो x आया 8 दिन, यानी 200 छात्र उस खाद्य सामग्री को 8 दिन तक चलाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 नल ABC एक ओवरहेड टैंक को 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ अगर खोल दिया जाए तो ये टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डायरेक्ट बना लेंगे, और इस सब का जो कैलकुलेशन आएगा फिर हम उसको उलट देंगे। यानी अगर हम 4, 6, 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 आ जाएगा कैल्शियम। 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 12 से 1 बार में, 3 2 5 1 6, 6/12 आ गया, यानी 1/2, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर एक नल 1 घंटा में, दूसरा नल 20 घंटा में, तीसरा नल 30 घंटा बढ़ता है, अगर तीनों मिलकर कितना देर में काम करता है, तो इसका हम लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, ABC बट्टा AB प्लस BC प्लस CA, यानी इस फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर कोई एक नल 1 घंटा में बढ़ता है, दूसरा नल 20 घंटा में, तीसरा नल 30 घंटा में, तो तीनों नल मिल के कितना देर में भरेगा, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं। ए के बदले में 4, बी के बदले में 6 और सी के बदले में 12 डिवाइड बाय ए गुने बी करेंगे तो 6 चौका 24, बी गुने सी करेंगे तो 12 6 72, और सी गुने करेंगे तो 12 चौका 48, यानी 4 गुने 6 गुने 12 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यानी 4 2 6 8 6 14, 2 7 2 9 4 13 1 14, 144 आ जाएगा। यानी 1 मिनट, यानी 12 से ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। 6 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 से फिर ये 2 बार में, यानी डायरेक्ट 2 घंटा आंसर आ गया। यानी इस फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो समान है। यानी एक आयत है, ये आयत हो गया, और एक समबाहु त्रिभुज, इसका जो परिमाप है वो क्या है, समान है। ठीक है। और आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा की बराबर है। यानी आयत की एक भुजा हम लोग ए मान लेते हैं और एक भुजा बी मान लेते हैं। ठीक है। लंबाई ए मान लिए, चौड़ाई बी मान लिए, और इसका जो एक भुजा है वो त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो हम इसका एक भुजा कोई भी, यानी या तो ए मान ले या तो बी मान ले, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हम बी मान लेते हैं। यानी आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। जब इसका परिमाप समान है तो इस आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा। ठीक है। तो यहाँ से हम 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर 3b उधर जाएगा तो b, यानी ये रिलेशन आ गया लंबाई और चौड़ाई में। इस रिलेशन को हम लोग रखे रहेंगे। अब हम लोग आगे जो स्टेटमेंट बोला गया है, आगे मतलब सवाल बोला गया है कि आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी इसका भुजा हम लोग बी माने थे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इस दोनों का अनुपात निकालना था। तो ए गुने इसका जो बी के बदले में हम लिख सकते हैं, एक्चुअली नहीं, ये क्या करते हैं, यहाँ बी स्क्वायर है ना, तो हम इस ए को भी हम क्या करते हैं, बी में बदल लेते हैं। तो अगर हम ए बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं b/2, ये 2a बराबर अगर b है तो ये 2 कट के उधर जाएगा, तो a बराबर b/2 लिख सकते हैं। इन इस a के बदले में हम लोग b/2 लिख सकते हैं, गुने b अनुपात
√3/4 गुने b²। अब ये b² से ये दोनों भी कट जाएगा, ये 2 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और ये 2 अगर इधर आएगा तो यानी आयत और त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:√3, यानी ये 2 अगर इधर आ जाएगा, ये दो इधर आ जाएगा तो 2:√3, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर गलाकर 14 सेंटीमीटर बराबर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा जो तार होता है वो किस आकार का होता है, वो बेलन के आकार का होता है। तार जो होता है वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो अगर हम गोला को पिघलाकर, गोलाकार बॉल को पिघलाकर हम तार में बदलें तो यानी जो गोला का आयतन होगा, गोला का आयतन वो क्या हो जाएगा, तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। गोला का जो आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3, और तार का आयतन क्या होता है, πr²h। दोनों का त्रिज्या सेम ही दिया गया, इसका भी व्यास 14 है और इसका भी व्यास 14 दिया गया है। तो हम त्रिज्या जब सेम दिया गया तो क्या करते हैं, यानी 4/3 पाई, और इसका व्यास जब 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7, यानी 7 × 7 × 7। या फिर हम यहाँ से ये भी कर सकते थे, ये r² से अगर हम r³ को काटेंगे तो केवल एक r बचेगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या जब सेम ही है। तो r कितना आ गया था 7 = पाई × h। ये पाई से पाई भी हम लोग कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो जो h आएगा, h वो 28/3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो तार का लंबाई होगा वो 28/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 475 रुपये के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर कितनी छूट होगी। यानी 475 रुपया जिसका अंकित मूल्य है, अगर हम 15% का छूट देंगे तो कितना छूट मिलेगा हमको, सीधा 15% निकाल लेंगे। ये 475 का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 15% निकालेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो पॉइंट में आएगा, तो गुना कर देते। ये जब 100 रहे तो 100 को रहने देना, ताकि हमें पॉइंट देने में यानी दशमलव बैठाने में सुविधा रहता है। अगर आप 5 से काटेगा तो नीचे 20 आ जाएगा, फिर 20 से भाग देना पड़ेगा। तो जब भी नीचे में 100 रहे तो उसको रहने देना है, ताकि पॉइंट बैठाने में सुविधा रहे। यानी अगर हम 475 का 15 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 7 15 × 7 = 105, 7 12, 11 शेष बच जाएगा। सॉरी 15 × 5 = 15 × 7 = 105, 7 12 यानी 112, यानी 11 शेष बच जाएगा। 15 × 4 = 60 + 11 = 71, यानी 71.25। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपया है, 5% और 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी का कमी आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 छूट मिला है ना, तो इस दोनों छूट का एकल छूट हम लोग निकाल सकते हैं। एकल छूट क्या होता है, x + y - xy/100, xy/100। एकल छूट क्या होता है, x + y - xy/100। पहला छूट है 5, दूसरा छूट है 10, -5 × 10/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10 5 15 माइनस ये 0.5 यानी 14.5, यानी दोनों छूट का एकल छूट किया जाएगा 14.5%। यानी हम क्या करेंगे, जो मेरा छूट होगा वो 14.5% का होगा। तो कितना का कमी आएगा, 100 का 14.5% निकालेंगे डायरेक्ट। तो 100 में हम कोई भी परसेंटेज निकालेंगे, यानी परसेंटेज को हटाएंगे तो 00। 100 से हम कोई भी परसेंटेज निकालें तो वही आता है। तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 14.5 ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित है, यानी जो अंकित कीमत है वो कितना है, 3600 है, ठीक है। 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है। देखिए अगर 3600 रुपया अंकित मूल्य है, अगर हम 10% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 90% में बेच रहे हैं। ये जो मूल्य आएगा वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर अंकित मूल्य 3600 है, अगर हम उस पर 10% छूट दे रहे हैं, 90% में बेच रहे हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इतना में बेचने पर हमें क्या होता है, 8% का लाभ होता है। तो हमें विक्रय मूल्य पता हो, क्रय मूल्य निकालना है तो 100/108 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 100/108। अगर क्रय मूल्य दिया रहता, विक्रय मूल्य निकाला रहता तब 108/100, लेकिन विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य निकालना है तो 100/108,
यानी यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग डायरेक्ट CP निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 00 से 00 कट गया। अब ये 9 से 10 बार में, और ये 12 से 12 9 में 108, फिर ये 12 से कितना बार में 300 बार में, यानी जो क्राइमूल आएगा CP आएगा 300 गुने 10 यानी 3000। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया x² + 9y² = 6y है, तो x अनुपात y क्या होगा। देखिए, इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर मान चलिए फार्मूला से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक्स वाई का कोई भी मान रख के इस इक्वेशन को देख लीजिए सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान चलिए आप 1 और 3 लेते हैं, इसका हम लोग बेसिक भी देखेंगे, पहले ऑप्शन बेस देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक भी देखेंगे। अगर हम x के बदले में 1, y के बदले में 3 रखते हैं तो यहाँ पे 1 + 3 × 9 = 81, ये 82 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 गुने 1 गुने 3 18 आ रहा है। 82 18 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अगर हम 3 2 लेते हैं, x के बदले में 3, y के बदले में 2, तो 3 × 9 + 2 दूना 4 और 9 चौका 36, यानी 36 9 45 आ जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 6 गुने 3 गुने 2 यानी 6 × 18 दूना 36, यानी ये भी 45 36 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बाय द वे ये 3:1 लेते हैं, यानी x के बदले में 3 y के बदले में 1, तो 3 × 9 + 9 यानी 18 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 गुने 3 गुने 1, यानी यहाँ भी 18 आ रहा है, यानी 18 बराबर 18 आ रहा है ना, तो यानी x y का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। तो यहाँ से भी हम यानी ऑप्शन बेस्ड भी हम सवाल को बना सकते हैं। x y का अनुपात 3:1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब x y का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। अगर फार्मूला बेस्ड बनाना चाहते हैं तब कैसे बनाएंगे, ये x² और ये -6xy, अगर ये 6xy इधर आएगा तो -6xy + 9y² बराबर 0, क्योंकि 6x² को इधर ले आए। x² का x² आने दीजिए, -2 गुने 3xy लिख सकते हैं इसको, + 3y², इसको लिख देते हैं 9y² को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये x - 3y का स्क्वायर हुआ a² - 2ab + b² है ना, बराबर 0। तो यानी x - 3y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 पे स्क्वायर रूट कुछ भी रहे 0 ही होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो x बट्टा y कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, यानी ये y कट के नीचे आएगा, तो x बट्टा y 3/1, यानी x अनुपात जो y आया वो 3:1 आ गया। ये तो आपका फार्मूला बेस्ड हुआ, या फिर अगर फार्मूला बेस्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप अनुपात भी उसमें रख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है, यानी बॉय का 1/10 भाग और गर्ल का 1/4 भाग क्या है बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बॉय और गर्ल का रेशियो निकालना चाहें तो ये 10 कट के ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे ही रहेगा, यानी 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, यानी लड़का और लड़की का जो अनुपात आएगा वो 5:2 आ गया। हमें क्या पूछा जा रहा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा 5:2, ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर होगा। यानी पहला ही स्टेटमेंट से जब हम अनुपात निकाल पा रहे हैं तो हम दूसरा स्टेटमेंट को क्यों पढ़ें, ठीक है। या फिर दूसरा भी स्टेटमेंट लेंगे तो वहाँ से भी आंसर 5:2 ही आएगा, इसमें नो डाउट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नया समुच्चय का औसत क्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। अगर मान चलिए कोई भी दो संख्या, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं 2 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 ले लिए, इसका औसत क्या होगा। कंटिन्यूस संख्या है तो औसत क्या होगा, बीच वाला संख्या 4 हो जाएगा। कंटिन्यूस संख्या का औसत जो होता है बीच वाला संख्या होता है। अगर सभी संख्या हम 3 जोड़ रहे हैं, यानी पहला संख्या हम 3 जोड़ेंगे 5, दूसरा संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 7, और तीसरा संख्या हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 जोड़ेंगे, सभी संख्या हम क्या किए 3 जोड़िए। अब जब हम सभी संख्या में 3 जोड़िए तो अब औसत क्या आएगा, औसत यानी यहाँ भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो जब भी कंटिन्यूस बढ़ता है तो औसत बीच वाला संख्या 7 हो जाएगा। देखिए, जब हम सभी संख्या में 3 जोड़ें तो औसत में भी 3 जुड़ गया ना, यानी जो चीज़ सभी संख्या में परिवर्तन कीजिएगा वही परिवर्तन औसत में भी होगा। जो परिवर्तन सभी संख्या में कीजिएगा
वही परिवर्तन औसत में भी होगा। तो आप सभी संख्या में 8 से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा, नया औसत होगा, वो भी 8 से गुना हो जाएगा। यानी 8 सत्ते 56, 5 और 9 16, 5 21, यानी 216 नया औसत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप सभी संख्या में 8 से गुना कर रहे हैं तो औसत भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत 16 है। अगर 30 गर्ल 50 में से 30 गर्ल का औसत अगर 16 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 480। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। शेष छात्रों का औसत वजन 15.5 है। यानी 50 टोटल छात्र था जिसमें से 30 लड़की है तो शेष बच जाएगा 20। और इस 20 छात्र का जो औसत वजन 15.5 है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, ये जीरो से तो हट ही जाएगा दशमलव, यानी 15 30, 15 30 1 31, सॉरी 15 30 3 33। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 310 होगा, 15 10 15 30 1 310 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 छात्रों का जो टोटल वजन है 310 है। अब अगर हम टोटल जोड़े यानी टोटल 50 छात्र जो है, 50 छात्र, इसका टोटल वजन कितना आ जाएगा, ये 50 छात्र का टोटल वजन कितना आ जाएगा, 0 9 790। अगर 50 छात्र का टोटल वजन 790 आ गया तो सभी छात्र का औसत बोला है ना, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, यानी 790 बटा 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितना बार में 15 पंचे 75, 15.8। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पति और पत्नी का औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष था। यानी विवाह के समय उसका टोटल आयु कितना होगा, विवाह के समय हस्बैंड और वाइफ का जो टोटल आयु होगा वो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। औसत जब 23 था तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल आयु आ जाएगा उसका। 5 वर्ष के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जब 5 वर्ष उसका शादी का बीत गया तब 1 वर्ष का एक बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था तो बच्चा का जन्म 1 साल पहले हुआ होगा, 1 साल पहले, यानी 5 वर्ष बाद बच्चा 1 साल का था। तो यानी अगर हमें बच्चे के जन्म के समय जाना है, बच्चा के जन्म के समय, तब हस्बैंड और वाइफ का आयु कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ का आयु में दोनों में 4 साल जुट जाएगा। क्योंकि शादी के 5 साल बाद बच्चा हुआ था, शादी के 5 साल बाद जो बच्चा था वो 1 साल का था, इसका मतलब शादी के 4 साल बाद बच्चा हुआ। तो अगर शादी के 4 साल बाद बच्चा हुआ तो बच्चे के जन्म के समय दोनों के आयु में 4 साल जुटेगा, तो यानी टोटल 54 साल हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ का आयु। हस्बैंड और वाइफ, और उस समय बच्चा भी था ना, प्लस चिल्ड्रन, उस समय बच्चा यानी 0 डे का होगा, यानी 1 डे को उसको 0 डे मान लीजिए जिस समय बच्चा का जन्म हुआ था। तो उस समय औसत क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का ही केवल आयु रहेगा और बच्चा की संख्या मिला के 3 हो जाएगा, 3 सदस्य हो जाएगा, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चा के जन्म जिस समय हुआ होगा तो उस समय बच्चा का आयु हम 1 साल नहीं ले सकते हैं क्योंकि जन्म के समय पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब उस समय बच्चा 0 साल का होगा। केवल हस्बैंड और वाइफ के आयु ही रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ का आयु जो है 4 साल बाद, यानी शादी के 4 साल बाद 54 साल था, और 54 साल को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो औसत आयु आ जाएगा वो 18 ईयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है, यानी बिक्री मूल्य, अगर विक्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, विक्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं तो देखिए, यानी 20 और 25 का हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर कहीं पे 20 दिखे तो वो 25 इसका राइट आंसर होगा। 99% केस में आपको 20 और 25 का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो कहीं भी अगर 20 दिखे तो उसका आंसर 25 हो जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। अगर विक्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा, 20। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी विक्रय मूल्य 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा क्रय मूल्य। तो हमें लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, यानी हमें लाभ कितना हो रहा है 20, लागत मूल्य कितना 80 ना, 80 पर लाभ निकालना है हमें। ये 20% लाभ था वो विक्रय मूल्य पे दिया गया था, हमें लागत मूल्य पे निकालना है। तो 20 रुपये लाभ हो रहा है 80 पे गुने 100, यानी 20 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी जो लागत मूल्य पे लाभ आएगा वो 25% आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
एक दुकानदार एक टीवी 2000 में और एक रेडियो 750 में खरीदा। वो टीवी को 20% लाभ पे और रेडियो को 5%, ये 5% है, 5% हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। 2000 का टीवी था, अगर इस 2000 के टीवी को अगर 20% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब वो कितना रुपया लाभ कमाया, 400 रुपया लाभ कमा लेगा। यानी यहाँ पे हमको 400 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। और जो रेडियो था वो 750 में खरीदा था, और अगर वो 5% का हानि कमाता है तो इसका मतलब कितना का हानि का कितना हानि होगा, यानी 25 25 7 5 2 37, यानी 37.5 रुपया का हानि हो जाएगा। ठीक है। यानी 80% निकाल के यहाँ विक्रय मूल्य निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ या हानि ही पूछ रहा है ना, तो हम केवल लाभ हानि निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2000 का 20% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 400 रुपये लाभ हो रहा है। अगर 750 का 5% हानि हो रहा है तो 750 का 5% कितना, 37.5 रुपये का हानि हो रहा है। यानी अगर हमें 400 रुपये का लाभ में से अगर इधर हमें 37.5 रुपये का लाभ हुआ तो एक्चुअल लाभ कितना होगा, एक्चुअल यानी कुल लाभ कितना होगा, हमें हानि को हमें घटाना पड़ेगा, इधर जो लॉस हुआ इस लाभ में से घटाना पड़ेगा, यानी 0.526 362.5, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये नहीं कि आप विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालें, विक्रय मूल्य निकाल के भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 80% निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 95% निकालना पड़ेगा। तो 95% निकालना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा 5% निकालने की अपेक्षा। तो इसीलिए केवल लाभ या हानि निकाल के दोनों को घटा देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ तो कितना तेल बचा हुआ है। यानी 400 में अगर 8% का नुकसान हुआ तो इसका मतलब 32 लीटर का नुकसान हो गया। अगर 400 में 32 लीटर का नुकसान हुआ इसका मतलब कितना बचा है, 368 लीटर बचा हुआ है। ठीक है, इसे भी निकाल सकते हैं, यानी 400 में से 32 घटा देंगे तो 368 आ जाएगा। या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, 400 में अगर 8% का नुकसान हुआ तो इसका मतलब 92% बचा हुआ है, यानी डायरेक्ट 92% भी निकाल सकते हैं, यानी 4 9 8 9 36, तो भी 368 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिलता है, यानी पहला और दूसरा प्रत्याशी मिलकर 76% वोट ले लेता है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्रत्याशी मिलकर 76% ले लेता है, तो वोट भी अपने आप में 100% होगा। तो थर्ड प्रत्याशी जो होगा वो मात्र 24% वोट ले पाएगा। ठीक है, तो यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला, 36,000 का 24% हम लोग निकाल लेंगे, यानी डबल जीरो कट गया, यानी 1 जीरो रहना चाहिए, यानी 6 चौका 24 का स्थान पर 4, तो दोनों जगह दिया है तो फिर हम गुना कर लेंगे। तो पहले 6 चौका 24 दो हासिल बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, 12 12 24 अब प्लस 2 26, फिर 2 बच जाएगा, 3 और 6 2 8, यानी 86 40, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 अंक का जब गुना आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें 24 गुने 36 दे तब हम कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले ये दोनों साइड वाले गुना करेंगे, तो 6 चौका 24 4 लिख लेंगे और 2 हासिल बच जाएगा। ठीक है, दोनों साइड वाले को। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट इस तरह से गुना करेंगे, बीच वाले को 20 से, तो यानी 6 दूना 12 4 तिया 12, तो 12 12 24 अब प्लस 2 26, और 26 का 6 और फिर 2 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइड वाले गुना करेंगे, यानी 3 दूना 6 और 6 प्लस 2 8, यानी 864, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को गुजरने में 6 सेकंड लेती है तो ट्रेन की गति कितना होगी। यानी अगर कोई रेलगाड़ी जो अगर टेलीग्राम खंभे को पार करे तो इसका मतलब जो रेलगाड़ी हो केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है। इस स्थिति में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा, और टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, इन डिस्टेंस 120 और टाइम 6 सेकेंड, यानी टाइम 6 सेकेंड ले रहा है। तो ट्रेन का गति पूछना है ना, और जो ऑप्शन दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करके ये किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो सकता है। यानी 6 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 24 बार में कटेगा, यानी 24 तिया 72, यानी जो इस सवाल का आंसर आएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति पर चलती है। कुल 15 मिनट में ट्रेन के औसत गति का अनुपात क्या होगा। देखिए,
इसको दो तरीक़े से बना सकते हैं, या फिर आप 35 पहले जो औसत चाल होता है, औसत चाल वो क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल दूरी बटा टोटल समय, ये होता है ना। तो आप यहाँ से जो स्पीड दिया गया है 35 किलोमीटर पर आवर और जो समय दिया गया 10 मिनट, यहाँ से इस दोनों गुना करके टोटल दूरी निकालेंगे, फिर इस दोनों को गुना करके टोटल दूरी निकाल लेंगे। अगर इस मिनट को आप घंटा में बदलेगा, देखिए कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, 35 गुने 10/60 यानी 35/6 आ जाएगा। फिर इसको अगर बदलिएगा तो 20 गुने 5/60, फिर ये मतलब बटा में आ जाएगा। तो इस तरह अगर बनाइएगा तो ये सवाल ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। हमें औसत ही निकालना है ना, तो औसत निकालना रहता है तो हम भी 10 मिनट को 10 घंटा मान के चलते हैं। ये 10 मिनट को हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 घंटा, इस 5 मिनट को भी 5 घंटा ले लेते हैं, और ये 15 मिनट को 15 घंटा, जितना भी मिनट है सबको घंटा में बदलिए, क्योंकि हमें औसत ही निकालना है तो हम सब मिनट को क्या किए, घंटा में बदल लिए। अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 10 घंटा जाएगा तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। पहला बार में टोटल, पहला जो दूरी होगा, टोटल दूरी यहाँ नहीं बोल सकते, पहला दूरी जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चला था वो दूरी 350 हो जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर 10 घंटा चला तो 350 किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसी तरह से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटा तक चला, यानी टोटल 100 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर 5 घंटा चला तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी अब हमारे पास आ गया 350 प्लस 100 यानी 450 टोटल दूरी आ गया। और टोटल समय कितना हो गया, 15 घंटा, क्योंकि हम मिनट को घंटा में बदल देते हैं, औसत ही निकालना है ना। जैसे अगर यहाँ भी हम 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 6 से डिवाइड करें, यानी यहाँ 6 आता है, यहाँ भी 6 आता है, तो ये दोनों 6 कट ही जाता है। इसीलिए अगर हम 450 को 15 से गुना डिवाइड करेंगे तो 15 या 45 यानी 30 घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत गति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि मतलब सवाल ज़्यादा लेंदी ना बने। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, यानी हमें अमाउंट निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, बेसिक से बना लेते हैं और गुना करते समय थोड़ा सा हम एडवांस में गुना कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है 250 रुपये राशि है, अगर 4% ब्याज रहेगा तो 104% अमाउंट हो जाएगा। फिर अगला साल अगर 8% ब्याज है तो 108% इसका अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, नीचे डबल जीरो को हम बढ़ाने देते हैं, ये सब को हम बढ़ाने देते हैं। एक चीज़ बताइएगा, ये चीज़ तो मान चलिए ये पॉइंट में, इतना तो श्योर है कि ये पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से कितना बार में कटेगा, यानी 4 दूना 8, 26 बार में कट जाएगा, यानी 26 गुने 108/10, यानी ये कितना आया, 26 गुने 108/10 आया ना। यानी इतना तो श्योर है कि 10, इतना तो श्योर है कि पॉइंट में ही आंसर आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अगर 108 को देखें तो 8 एक 9, यानी 9 का मल्टीपल है ये 108 को। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुना कर रहे हैं, 9 का मल्टीपल से गुना कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देखें तो 9 2 11 8 19, 9 का मल्टीपल हो रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको देखें 8 8 16 2 18, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो जब भी गुना लेंदी गुना है तो वहाँ पे हम मल्टीपल चेक करके आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पाँचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यानी 12,900 रुपया हो जाती है, 12,900 रुपया हो जाती है 4 वर्ष में। तो ये जो रुपया हो जाती है वो अमाउंट होता है मिश्रधन, और मिश्रधन में क्या क्या शामिल होता है, मूलधन भी शामिल होता है, साथ ही साथ 4 ईयर का ब्याज भी इसमें शामिल होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा, साथ ही साथ 4 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा। ये 14,250 में क्या शामिल होगा, 14,250 में, यानी इसमें मूलधन भी शामिल होगा और साथ ही साथ 5 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा। ये 14,250 में क्या शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा, साथ ही साथ 5 ईयर का ब्याज भी शामिल होगा। अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो मूलधन और मूलधन कट जाएगा और 5 ईयर के ब्याज में से 4 ईयर का ब्याज जाएगा, तो 1 ईयर का ब्याज बच जाएगा। और 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, हम अंतर निकाल लेंगे, यानी 14,200 में अगर हम 12,900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा 1 ईयर का ब्याज। इतना हमें नहीं करना था, हम तो बस ये समझाने के लिए इतना लिखे ना, हमको डायरेक्ट ये समझ में आना चाहिए था
कि ये 4 ईयर का अमाउंट दिया गया है और ये 5 ईयर का अमाउंट दिया गया है। अगर हम 5 ईयर के अमाउंट में से 4 ईयर के अमाउंट को घटा देंगे तो 1 ईयर का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। तो हम या तो अब ये वाला स्टेटमेंट ले लेंगे या तो ये वाला स्टेटमेंट लेंगे, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ले लेंगे। तो हम पहला वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। यानी जब 1 ईयर का ब्याज 1350 है तो जो 4 ईयर का ब्याज आएगा, 4 ईयर का ब्याज वो कितना आ जाएगा, 1350, सॉरी 4 ईयर का जो ब्याज आएगा 1350 गुने 4, यानी 0, 5 चौका 20, 2, 13 चौका 52, 2 54, यानी 5400 रुपया जो है वो 4 ईयर का ब्याज आ जाएगा। और ये 12,900 में से अगर हम 4 ईयर का ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। अगर 12,900 में से 4 ईयर का ब्याज अगर हम माइनस करते हैं तो मूलधन पता चल जाएगा। यानी 12,900 में से अगर हम लोग 5400 को माइनस करते हैं तो जो मूलधन आएगा वो कितना आ जाएगा, 7500 मूलधन आ जाएगा। अब देखिए कितना इजी सवाल अब हो गया। यानी 4 ईयर का ब्याज हमें पता है 54,400, मूलधन भी पता है। ये देखिए समय भी पता है, ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है। तो हम लोग दर नहीं निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। दर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है, ब्याज मेरे पास आ गया था 5400 गुने 100 बट्टा मूलधन 7500 और समय कितना था, 4 ईयर था। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 25 से ये 3 बार में, और ये 100 को हम 25 से 4 बार में काट सकते हैं। ये 00 को, केवल ये 00 को हम 100 बना के 4 बार में काट सकते हैं। ये 4 से फिर ये 4 कट जाएगा और ये 3 से कितना बार में, 18 बार में, 18 या 54, यानी 18% जो है वो रेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये सवाल हम लोग पीछे किसी सेट में हम 2-3 बार इस सवाल को और भी देख चुके थे। अब नेक्स्ट सवाल DI पे आधारित है। इसमें दिया गया नीचे तालिका समाचार पत्र पढ़ने की आदतों पर आधारित सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोला, जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र को पढ़ते हैं उनकी संख्या बताएं। तो केवल अंग्रेजी समाचार पढ़ने वाले इतने व्यक्ति हैं। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो पहले इकाई स्थान ही देख लेते हैं ना। 3, 6, 9, 5, 14, यानी इकाई स्थान पे 4 आएगा। इकाई स्थान पे 4 एक ही ऑप्शन 2 में है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इकाई स्थान देखकर भी हम कभी कभी सवाल को टिक आउट कर सकते हैं अगर इकाई स्थान सब जगह अलग अलग हो तो। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 654, अगर जोड़ने पे भी 654 ही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सर्वेक्षण में किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए। यानी सर्वेक्षण में तो टोटल इतना लोग का लिया गया था, इनकी टोटल संख्या कितना होगा, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर सबको ऐड करना पड़ेगा तो हम इकाई स्थान पहले चेक कर लेते हैं। तो यानी 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 9, 21, 3, 24, 6, 30, 5, 35, 2, 37, 2, 37, 2, 39, 7, 39, 7 हो जाएगा 46, यानी इकाई स्थान पे 6 आ जाएगा। इकाई स्थान पे 6 आएगा तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब जब हम देख रहे हैं इस दोनों में जो सैकड़ा का स्थान है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ सैकड़ा का स्थान पे 10 यानी 1086 है, ये 1936 है। तो हम क्या करते हैं ना कि केवल हम लोग सैकड़ा के स्थान को ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि सैकड़ा का स्थान अगर 10 से ऊपर होगा तो ये 1986 हो जाएगा आंसर। अगर सैकड़ा का स्थान 10 से कम होगा तो यानी ये 1000 हो जाएगा आंसर। अगर सैकड़ा का स्थान देखें तो 1, ये तो सैकड़ा का स्थान यहाँ पे कुछ नहीं, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, यानी 1300, यानी 1300 से प्लस जा रहा है। तो 1300 से प्लस तो 1900, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1086 हो नहीं सकता है क्योंकि 1300 तो ऐसे ही आ रहा है। तो 1300 से प्लस में ही आंसर आएगा। 1300 प्लस में एक ही ऑप्शन 4 आएगा। ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही खत्म था, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एक बार आप सभी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।